नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक शैतानी चाल चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से घबराया हुआ, भारतीय फौज से डरा हुआ मुनीर अब सुसाइड रक्षा बजट बढ़ाने में लगा है। पाकिस्तानी सरकार ने सेना के लिए 50 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट आवंटित किया है। इसमें से 11 अरब रुपए पाकिस्तानी नेवी को दिए जाएंगे। 15 करोड़ रुपए पाकिस्तानी एयरफोर्स पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा करीब 39 अरब रुपए थल सेना पर खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान में आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने आज भारत में आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने की बात कबूल की है। लाल किला आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ होने की बात कही है। वहीं केपीके के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी ने भी कहा है कि पाकिस्तान में फर्जी आतंकवादी हमले कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हुए खुलासों से साफ है कि मुनीर अब सुसाइड बॉम्बर से खेल रहा है और इसी मकसद से वो बांग्लादेश में भी घुस गया है। इस्लामाबाद से ढाका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मुनीर के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? मुनीर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच रहा है जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि वो इसी में फंसकर मरेगा और पाकिस्तान में आज लोग किसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। ढाका में बम चलाओ, गोली चलाओ, ये डरे हुए मुनीर का ही डर्टी गेम है। बांग्लादेश में आग लगाओ, खून बहाओ, ये खौफजदा मुनीर का ही कट्टरपंथी प्लान है। दहशतगर्द चिल्लाओ, बम बरसाओ, ये वर्दी के पीछे छिपे मुनीर की ही दहशतगर्दी है। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक चलने वाली हर गोली, हर बम के पीछे एक ही चेहरा है, एक ही शख्स है, वो है आसिम मुनीर। ढाका से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर दंगा, हर फसाद के पीछे एक ही शख्स है, वो है जनरल आसिम मुनीर। वो माइंडसेट जो 71 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर ये साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साखता है। यहाँ पर अमन इनकी मर्जी से नहीं आ रहा। शेख हसीना को सजाए मौत के बाद ढाका में बम गोली यूं ही नहीं चली। हसीना को मृत्युदंड के बाद ढाका यूं ही नहीं सुलगा है। दरअसल ये मुनीर की सोची समझी चाल है। मुनीर जो पाकिस्तान में करवा रहा है, वही बांग्लादेश में भी करवा रहा है। पाकिस्तान की तरह ढाका को भी अपने चंगुल में फंसा रहा है। मुनीर ऐसा क्यों कर रहा है? ढाका में बम गोली बारूद से मुनीर को क्या मिलेगा? बांग्लादेश पर कंट्रोल के पीछे मुनीर का क्या मकसद है? सब बताएंगे। पहले मुनीर पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी ने जो खुलासे किए हैं वो देख लीजिए। खुलासा नंबर 1, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे मुनीर है। मुनीर आतंकियों के नाम पर किडनैपिंग करा रहा है। जिरगे से बाहर हमारे कुछ मेहमान जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पर काबिज जालिमों ने हमारे उन मेहमानों को अगवा कर दिया जो अभी तक लापता है। वो माइंडसेट जो 71 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर ये साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साखता है। यहाँ पर अमन इनकी मर्जी से नहीं आ रहा। खुलासा नंबर 2, टीटीपी आतंकियों केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। के नाम पर मुनीर फेक ऑपरेशन चला रहा है। कभी ये मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, कभी ड्रोन गिराते हैं, कभी मॉर्टर गोले गिराते हैं, कभी जो है ये जेट तैयारों से बमबारी करते हैं। हमारे एक एक घर से 21-21 लोग शहीद होते हैं। हमारे एक एक घर से 15-15, 20-20 लोगों के जनाजे उठते हैं। लेकिन ये लोग जो है रुक रहे नहीं है, मजीद आगे जा रहे हैं। खुलासा नंबर 3, मुनीर आतंकियों पर एक्शन के नाम पर अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार रहा है और उल्टा कहते हैं कि इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने। कोई दहशतगर्द नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है 21 लोगों को इन्होंने तिरा में मॉर्टर गोलों से शहीद किया, उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। इन्होंने कल शादी पर ड्रोन अटैक किया तिरा में, उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। ये कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये क्राइम है। आप लोग बदमाशी कर रहे हो, आप लोग मेरे मासूम लोगों का खून चूस रहे हो। ये कोलेटरल डैमेज नहीं होता, तुम इंटेंशनली मेरे लोगों का खून चूस रहे हो। पाकिस्तान में पल रही आतंकियों की टोली किसी और की नहीं है, ये मुनीर की ही है। पाकिस्तानी तो ये तक कह रहे हैं कि मुनीर ही सबसे खूंखार आतंकवादी हैं और इसी टोली को मुनीर ने बांग्लादेश की ओर मूव करा दिया है। इसका सबूत लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ का ये वीडियो है। आज अल्लाह के फजल से वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लाह ने इब्तिसाम में ज़ही आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह फाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को उसका पेशाब खुश्क हुआ पड़ा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। पाकिस्तान से केवल आतंकी टोली बांग्लादेश नहीं पहुंची है, मुनीर खुद पूरी तरह पाकिस्तान में घुस चुका है। शेख हसीना के फैसले से कुछ दिन पहले ही मुनीर का डिप्टी साहिब शमशाद मिर्जा ढाका जा चुका है, मुनीर से मीटिंग कर चुका है। एक सप्ताह पहले पाक नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ढाका में सैन्य अफसरों से मीटिंग कर चुका है। अगस्त महीने में ही विदेश मंत्री इशाक डार मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग करके आ चुका है। मुनीर पूरी तरह ढाका को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इन्हीं दौरों के बाद जिस बांग्लादेश में पिछले 55 साल से जिन्ना का नाम तक नहीं लिया गया है, जिस बांग्लादेश में जिन्ना का जिक्र तक नहीं किया गया, उसी बांग्लादेश में जिन्ना की तस्वीरें लगने लगी हैं और यह सब हसीना पर फैसले से पहले ही शुरू हो गया था। मुनीर के फौजी अफसर ढाका जा चुके हैं, मुनीर के आतंकी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और इन्हीं के इशारे पर बांग्लादेश में आग लगाई जा रही है। दरअसल तानाशाह मुनीर पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो कर रहा है, वही काम बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भी हो रहा है। बांग्लादेश में अवामी लीग समर्थकों को कुचला जा रहा है और पाकिस्तान में इमरान समर्थकों पर लाठियां चल रही हैं। यह तस्वीर अड़ियाला जेल के बाहर की है। नियाजी खान की 3 बहनें अपने भाई से मिलने जेल गई थीं, लेकिन मुनीर ने नहीं मिलने दिया। मुनीर के इशारे पर तीनों बहनों को सड़क पर घसीटा गया, बाल खींचे गए और फिर दूर ले जाकर छोड़ दिया गया, जिसे लेकर पाकिस्तान में इस वक्त खूब बवाल मचा है। मुरीद को दरिंदा कहा जा रहा है, मुरीद को भेड़िया कहा जा रहा है, दहशतगर्द का नाम दिया जा रहा है। अलामा साहब, बात सुने। अलामा साहब, आज इन्होंने बताया कि इमरान खान अंदर है और बाहर उनकी बहन के दुपट्टे घसीट के बालों से घसीटा है, क्योंकि इमरान खान को अंदर बंद किया हुआ है। इमरान खान बाहर होते तो बेटा मेरी बात सुनो, 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 सुनो सुनो सुनो। ये काम करबला में यजीद की फौज ने किया था कि उसने पाक की बेटियों के सरों से चादरें छीनी थी। ये वही यजीदी नस्ल है जो औरतों के बालों में हाथ डालती है, जो उनके सरों में हाथ डालती है। ये वो मुजरिम है, ये इंसान नहीं है, ये हैवानों से बदतर भेड़िए दरिंदे हैं।
मुनीर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल ले चुका है। जंग का डर दिखाकर वो पूरी तरह सरकार पर कब्जा कर बैठा है। अब वो बांग्लादेश को अपने चंगुल में फंसा रहा है। इसके पीछे मुनीर का डर छिपा है। वो डर क्या है, ये जान लीजिए। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। मुनीर इस वक्त दो फ्रंट पर घिरा हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान मुनीर की फौज पर बंदूक तान कर खड़ा है। 1 महीने पहले ही तालिबानी मुनीर को उसकी औकात दिखा चुके हैं। ईस्टर्न फ्रंट पर हिंदुस्तान तैयार खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी मुनीर को घर में घुसकर मार चुकी है। वेस्टर्न फ्रंट पर तालिबान ने मुनीर की फौज का जो हाल किया है, उससे मुनीर बुरी तरह डरा हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत घबराई हुई है। तालिबान की जगह मुनीर की टोली हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्ला रही है। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी के बयान के बाद तो मुनीर बुरी तरह से घबरा गया है। उसे सपने में युद्ध ही नजर आ रहा है। उठते बैठते जागते पूरा पाकिस्तान युद्ध ही युद्ध चिल्ला रहा है। ख्वाजा आसिफ तो युद्ध की सुनकर बुरी तरह हिला हुआ है। कह रहा है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। इंडिया के अटैक का डर सिर्फ ख्वाजा आसिफ को नहीं है, डर सिर्फ शहबाज शरीफ को नहीं है। युद्ध का सबसे ज्यादा डर मुनीर को है। उसे पता है कि जंग छिड़ी तो केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उसकी कुर्सी जाएगी, वर्दी जाएगी और पाकिस्तान की जनता जूतों से भी मारेगी। इसलिए वो बांग्लादेश के जरिए नई साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान है, भारत की पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश है। मुनीर खुद दो फ्रंट पर घिरा हुआ है। वो चाहता है कि बांग्लादेश को चंगुल में फंसाकर वो इंडिया को भी दो फ्रंट पर एंगेज कर दे। मुनीर अभी तक पश्चिमी बॉर्डर से आतंकी भेजता है। मसूद अजहर और हाफिज जैसे आतंकी उसके पाले पोसे हुए हैं, लेकिन अब वो यही काम बांग्लादेश के रास्ते करवाना चाहता है। इसके लिए उसने हाफिज को काम पर भी लगा दिया है। हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यूनुस हसीना की वापसी का हर रास्ता बंद कर चुका है और अब हसीना के नाम पर पूरे बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल बनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बांग्लादेश पर कमेंट्री शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में जितनी बात शेख हसीना की हो रही है, जितनी बात बांग्लादेश की हो रही है, जितनी बात तख्ता पलट की हो रही है, मुनीर खुश हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में भी अब तख्ता पलट की बात चल निकली है। लोग कह रहे हैं कि फांसी तो पाकिस्तान में भी दी जा सकती है। फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा पश्तून पठानों में है, क्योंकि मुनीर के हुक्म पर ही केपीके में आए दिन गोलियां चलती हैं। मुनीर के ऑर्डर पर ही आए दिन ड्रोन अटैक होते हैं। मुनीर ने केपीके को पूरी तरह जंग का मैदान बना दिया है। मुनीर पर बलोच भी बुरी तरह भड़के हुए हैं। बलोच महिलाएं भी मुनीर की आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई हैं। तानाशाह मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में कभी भी बांग्लादेश जैसा माहौल बन सकता है। कभी भी जनता खुलकर मैदान में आ सकती है। मुनीर को कभी भी देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। आप इस तरह जुल्म करके, जबर करके, इस तरीके से धौंस और धांधली के तहत और बंदूक के तहत अगर आप अपना नफाज कायम रखते भी हैं, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके कोलैप्स तो करता ही है। और यही अब हमें नज़र भी आया शेख हसीना वाजिद के केस में। और उसके बाद मैं आज देख रही थी कि ट्विटर पर इस सारे मामले को पाकिस्तानी जो थे बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह ये दिन हम भी अपने मुल्क में देखें कि ये जालिम रजीम जो इस वक्त ना सिर्फ ये कि लोगों पे जुल्म कर रहा है, बल्कि इवन इन्होंने भी ऐसे वाक़यात रूनुमा किए हैं जिसमें स्ट्रेट गोलियां फायर की गई। और आज चूँकि ये तगड़े हैं, अभी पकड़ में नहीं हैं, तो ये जिस तरह मर्जी झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने पे तुले रहते, लेकिन हकीकत तो पता ही है कि इन्होंने ये क्राइम किए हैं। मुनीर को पठान मार रहे हैं, तालिबान मार रहा है, बलोच एग्रेसिव है।
वेस्टर्न फ्रंट पर भारत मुनीर को ठोकने को तैयार बैठा है। ईस्टर्न फ्रंट पर तालिबान बिल्कुल रेडी है। जैसी आग बांग्लादेश में मुनीर ने लगाई है, जैसे बम गोले मुनीर ने ढाका में चलवाए हैं, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की जमीन पर चल सकते हैं। इंडिया कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर सकता है। मोदी कभी भी ऑपरेशन मुनीर लॉन्च कर सकते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक कैद में है। ईडी 415 करोड़ के गोलमाल पर पूछताछ कर रही है। मेडिकल और इंजीनियरिंग बनाने के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी वो कैसे टेरर फैक्ट्री बन गई, जैश के फिदायीन कैसे वहां लेक्चरर और प्रोफेसर बन गए, अल फलाह की किस बिल्डिंग में आतंकवादियों का सीक्रेट रूम था, क्या अल फलाह की लैब में प्रैक्टिकल के नाम पर बम बनाने वाले केमिकल मंगाए जा रहे थे, क्या बम बनाने के टेस्ट हो रहे थे, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अल फलाह के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा। कैमरे पर पहली बार वो अड्डा जहां सुसाइड बॉम्बिंग का प्लान बना। कैमरे पर पहली बार अल फलाह का टेरर हेडक्वार्टर। अल फलाह यूनिवर्सिटी की यही वो 17 नंबर बिल्डिंग है जहां आतंकी हमलों से देश को दहलाने की साजिश रची गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग का यही वो कमरा नंबर 13 है जहां आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों ने टेरर हेडक्वार्टर बना रखा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का यही वो कमरा है जहां दिल्ली ब्लास्ट का फाइनल ब्लूप्रिंट बनाया गया। इसी कमरा नंबर 13 में फिदायीन बन चुका डॉक्टर उमर घंटों बैठा रहता था। इसी कमरे में जैश की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी दूसरे डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करती थी। इसी कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल चुरा कर रखते थे। 17 नंबर बिल्डिंग के इसी 13 नंबर रूम में पूरे देश को दहलाने की साजिश रची गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 में जो रूम नंबर 13 है वो डॉक्टर मुजम्मिल गनई को अलॉट किया गया था। इसी के पास वाला रूम फिदायीन डॉक्टर उमर को अलॉट था, लेकिन उमर अपने कमरे में नहीं रहता, वो डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 में रहता था। डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी वो तीसरी शख्स थी जिसके पास रूम नंबर 13 की एक चाबी रहती थी। वो जब चाहे इस कमरे में आ सकती थी। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर के बीच अक्सर यहां मीटिंग होती थी जिनमें 6 दिसंबर को देश के कई शहरों में बड़े धमाके करने का प्लान बनाया जाता था। एटीएस, एनआईए और हरियाणा पुलिस समेत कई एजेंसियों ने 3 बार इस कमरे की तलाशी ली है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल थोड़ी मात्रा में चुराकर यहीं जमा किया करते थे। जब केमिकल ठीक ठाक इकट्ठा हो जाता था तो डॉक्टर उमर अपनी i20 कार में रखकर उसे फरीदाबाद के उन अड्डों में ले जाता था जहां अमोनियम नाइट्रेट पहले से जमा किया गया था। खुलासा यह भी हुआ कि डॉक्टर शाहीन की धमक और एडमिन में पकड़ के चलते डॉक्टर उमर की कार को कभी गेट पर मौजूद सिक्योरिटी चेक नहीं करती थी। अब जांच एजेंसियां अल फलाह के गेट पर एंट्री और एग्जिट रजिस्टर कर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक पन्ना चेक कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इंडिया टीवी की टीम मौजूद है। ये जो रास्ता जा रहा है आगे कंपाउंड में, यहां से सीधा उमर और मुजम्मिल यहीं पर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बिल्डिंग नंबर 17 है, बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में बैठ के पूरी साजिश रची जाती थी। यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्स को खंगाला गया है और रजिस्टर्स को खंगालने के साथ ये बात पता करने की कोशिश की गई है कि यूनिवर्सिटी में कितने बजे जो मुजम्मिल है वो पहुंचता था, कितने बजे यहां पर उमर पहुंचता था। और यही वजह है कि अब स्पेशल सेल की टीम अंदर जा रही है। तमाम अपने कागजात को लेके तमाम ऑफिसर यहां पर पहुंचे हैं। इस पूरे डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के जिसके अंदर मुजम्मिल, जिसमें उमर
जितने भी आरोपी हैं, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो है उसकी भी गाड़ी अंदर से बरामद हुई। डॉक्टर मुजम्मिल ने यहीं पे साजिश रची, यहीं से गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही जो डॉक्टर उमर है उसकी I-20 कार इसी कैंपस से बाहर निकलते हुए नजर आई। अल फलाह के टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन के आरोप में अब तक 8 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 15 और डॉक्टर एजेंसियों के रेडार पर हैं जो अभी लापता बताए जा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी यहां फैकल्टी मेंबर और डॉक्टर के तौर पर काम करती थी। अब तक की जांच में उसके बारे में खुलासा हुआ है कि वो ड्यूटी से अक्सर गैर हाजिर रहती थी, क्लास में पढ़ाने बहुत कम आती थी। आरोप है कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर मौजूद टेरर मॉड्यूल की एडमिन के तौर पर काम करती थी। डॉक्टर शाहीन का दोस्त डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह में प्रोफेसर के तौर पर काम करता था। वो 3 साल से यहां पढ़ा रहा था। उस पर विस्फोटक इकट्ठा करने और फिदायीन डॉक्टर उमर को कवर देने का आरोप है। उसने फरीदाबाद में 2 जगह पर किराए का मकान लिया था, जहां से बाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। दिल्ली में बम धमाका करने वाला फिदायीन। डॉक्टर उमर नबी अल फलाह विश्वविद्यालय के जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था। वो अस्पताल से भी जुड़ा था। दिल्ली ब्लास्ट से 10 दिन पहले उसने नूह की हिदायत कॉलोनी में 10 दिनों के लिए किराए पर कमरा लिया था, जहां से वो सिर्फ रात में रोड साइड ठेलों से खाने का सामान लेने निकलता था। ब्लास्ट से पहले वो नूह से फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी आया और रूम नंबर 13 से कुछ सामान लेकर निकला। एजेंसियों को शक है कि यह सामान कुछ और नहीं, यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया गया केमिकल था। अब सोचिए, आरोप इस बात का लगा कि यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर से जो अमोनियम नाइट्रेट था, अलग अलग तरीके का केमिकल था, उनको छोटी छोटी क्वांटिटी में यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया और आसपास के गांव के अंदर सेफ हाउस बना के वहां पर उन्हें इकट्ठा किया गया। लेकिन आप देखेंगे, इसी यूनिवर्सिटी की लैब से जब ये केमिकल बाहर जाता था तो आखिरकार यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग नहीं की जाती थी। हम तो चेक कर रहे हैं, कौन कर? ऐसे ही डॉक्टर उमर यहाँ से केमिकल लेके देखोगे, हम देखेंगे, हम चेकिंग कर रहे हैं उसकी। चेकिंग कर रहे हैं? बिल्कुल चेकिंग कर रहे हैं कि लैब से जो केमिकल निकला वो हवा में निकल गया। भाई हमें नहीं पता, नहीं है आपको गाड़ी में निकला है। भाई साहब आपको पता है ना, वो आज एजेंसी कह रही है गाड़ी में निकला, आपने चेक ही नहीं करा होगा। अल फलाह के रजिस्टरों की जांच में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अल फलाह में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट और कुछ कर्मचारी गायब हैं। जांच टीम को अब तक जो मिसिंग लिस्ट मिली है उनमें 10 नाम हैं, जिनमें 3 कश्मीरी हैं। मिसिंग लिस्ट में शामिल 10 नामों में कुछ अल फलाह में नौकरी करने वाले और कुछ स्टूडेंट हैं। आशंका है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल ने इनका भी ब्रेन वॉश करके इन्हें भी टेरर मॉड्यूल में शामिल कर लिया हो। इनके फोन स्विच ऑफ हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनके पीछे लगी हुई हैं। यूनिवर्सिटी में इनके जाने आने की जांच चल रही है। इनके कमरों को सीज किया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ये सिक्योरिटी गार्ड हैं। जब उमर यहाँ से बार-बार अपनी विस्फोटक की गाड़ी लेके जाता था तब आप उन्हें रोकते थे? जो मीडिया को गाड़ी की सबकी चेकिंग होती है। आपकी अगर चेकिंग होती थी तो विस्फोटक की गाड़ी अंदर, किसने कह दिया? विस्फोटक की गाड़ी यहाँ से निकली? किसने कह दिया? आप डॉक्टर्स की गाड़ियों की चेकिंग करते हैं? हाँ बिल्कुल चेकिंग होती है। एक भी गाड़ी की चेकिंग? हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है भाई साहब, हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। रजिस्टर्स को पूरी तरीके से खंगाला गया है ताकि पता लग सके कि कब कब उमर, मुजम्मिल, इसके अलावा जितने बाकी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी कब कब यहाँ पर एंट्री और एग्जिट हुई है। इसी चीज की पड़ताल करने के लिए फिलहाल स्पेशल सेल की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के कागजातों को, रजिस्टर्स को खंगाल रही है। मिसिंग की लिस्ट में एक डॉक्टर निसार भी है, जो फिदायीन डॉक्टर उमर के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी की मेडिसिन विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर था। डॉक्टर निसार की बीवी और बहन को जेके पुलिस हिरासत में लेकर उसके कनेक्शन और हाइड आउट उगलवाने की कोशिश कर रही है। इसे दिल्ली धमाका करने वाले डॉक्टर उमर का बहुत करीबी माना जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पनप रहे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स के 10 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनकी एजेंसियां जांच कर रही है। जाहिर है इन मोबाइल फोन की जांच में एजेंसियों को बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। कौन इन आतंकियों की फंडिंग कर रहा था, कौन इनके टारगेट पर था और किनके ब्रेन वॉश करने पर ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स आतंकवादी बन रहे थे। दिल्ली में धमाका करने से पहले नबी ने अपना फोन पुलवामा जाकर छोटे भाई को दे दिया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उसके भाई ने नबी का फोन वहां एक नाले में फेंक दिया था। जांच एजेंसियों ने फिदायीन उमर के भाई की शिनाख्त पर नाले से फोन बरामद किया।
उसी फोन में रिकॉर्ड वीडियो में उमर फिदाइन हमले में मरने की बात कर रहा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकियों की सुसाइड बम वाली थ्योरी पर उन्हें खूब फटकारा। ओवैसी ने कहा, धर्म के नाम पर ऐसी बातें करना और फिदाइन हमले करना इस्लाम में कतई इसकी जगह नहीं है। सुसाइड बॉम्बिंग इंसानियत और कानून के खिलाफ जुर्म है। इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है। हम ये पूछना चाह रहे कि भारत की कैपिटल में, दारुल हुकूमत में, राजधानी में इस तरह का बम ब्लास्ट होता है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये कैसा है? अकाउंटेबल कौन है इसका? अब तो 14 लोग मर गए बॉम्ब ब्लास्ट में, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है? कौन जिम्मेदार है और कैसा हम इसको मिस करें? ये जो एक्यूज्ड है, इसका जो बोलना है सरासर उसको कंडेम करते हैं और हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी। क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि पार्लियामेंट ने कहा 6 महीने के अंदर कोई ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी। फिर ये ग्रुप कौन है? कैसा आया ग्रुप? कहाँ से आया ये? और क्यों हम लोग ऐसा मिस करें? इसको ये जवाब देना पड़ेगा सरकार। पुलवामा में जांच एजेंसियां फिदाइन उमर के दोनों भाइयों को दबोच चुकी हैं। उसका घर गिराया जा चुका है। उमर के फोन से कुछ ऐसे संदिग्धों की लिस्ट मिली है जो जैश के डॉक्टर टेरर नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। उन्हें दबोचने के लिए कश्मीर और नूह के इलाकों में लगातार रेड मारी जा रही है। अब ईडी के रेडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी हैं। ईडी ने जावेद सिद्दीकी को 13 दिन की कस्टडी में लिया है। उन्हें 18 को गिरफ्तार किया गया था। 31 नवंबर तक ईडी वित्तीय अनियमितताओं पर उनसे पूछताछ करेगी। अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े 4 राज्यों के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। उनके खातों की जांच में ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का शक है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां एक तरफ टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों को नौकरी देने पर घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ उस पर भोले भाले छात्रों से धोखाधड़ी करने के आरोप लग रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट में दावा किया कि उन्हें यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जबकि उन्हें मान्यता नहीं मिली है। जावेद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत कई इंस्टीट्यूट चलाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी के बैंक खाते, इनकम टैक्स रिटर्न और पैन एक ही नंबर से जुड़े हुए मिले हैं, जिनका पूरा कंट्रोल जावेद सिद्दीकी के हाथ में है। अल फलाह ट्रस्ट ने 2014 से 2025 तक 10 साल की कमाई 415 करोड़ रुपए दिखाई है। शुरू के 2 साल 2014 से 2016 तक ट्रस्ट ने 60 करोड़ की रकम दान में मिली बताई। 2017 से यूनिवर्सिटी की कमाई बताना शुरू कर दिया। फिलहाल अल फलाह के फाउंडर जावेद 415 करोड़ रुपए के फेरे में हैं। ईडी को आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर रकम और बढ़ सकती है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि जावेद सिद्दीकी विदेश भाग सकते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट में जावेद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी, बेटी और भाइयों को ट्रस्टी बना रखा है। इंटरनेट से अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी डिटेल्स हटाने के बाद जांच एजेंसियों का शक और भी गहरा गया है। जावेद के भाई हमूद सिद्दीकी को भी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर मध्य प्रदेश के महू में सैकड़ों लोगों से चिट फंड के नाम पर ठगने का आरोप है। मेरे पीछे आपको मैं वो मकान दिखाऊंगा जो अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिससे निकले डॉक्टर्स ने, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ने दिल्ली का दिल दहला दिया। उस यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जनक 2001 तक इसी इलाके में रहता था। सामने दूर उसकी वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां पर उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह अल फलाह फाइनेंस कंपनी और अल फलाह बैंक भी खोला था। अल फलाह बैंक खोला हुआ था उस जगह पर। और ये मैं पूरा बाजार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये पूरा बाजार देखिए, फ्रूट मार्केट है। यहाँ के तमाम दुकानदारों को इन्वेस्टमेंट कंपनी में 40% जो है मुनाफा कमाने की लालच देकर उसने यहाँ से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, कहा जाता है 2001 में वसूले। छोटे जो दुकानदार हैं आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, फ्रूट वाले, मोची, इन सभी को जो शख्स था, जो इसका चेयरमैन, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन फवाद अहमद सिद्दीकी था, जिसके यूनिवर्सिटी से तमाम ये आतंकी डॉक्टर्स निकले जिन्होंने डॉक्टर के पेशे को शर्मिंदा किया। जावेद सिद्दीकी बीटेक हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 2 साल तक लेक्चरर रहे हैं। धोखाधड़ी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं।
अंदाजा 50 करोड़ प्लस माना जा सकता है और ये 35 से 40% रिटर्न का डिविडेंड देने की बात करते थे।